के साथ जो नाइंसाफी की है कांग्रेस ने की, उसको इंसाफ में बदलेंगे नरेंद्र भाई। हम लोग इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पर सरकार को चलाएंगे। मेरा ये मानना है कि सेंटर में भी शायद भारतीय जनता पार्टी के मुकद्दर में वही ट्रेजेडी लिखी हो जो दिल्ली में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है और कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे खराब परफॉर्मेंस की तरफ जा रही है। लोग बीजेपी को इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं कि ये हिंदुत्व की पार्टी है, बल्कि अगर आज मोदी की इमेज है तो वो ये है कि वो आर्थिक खड्डे में से भारत को बाहर निकाल पाए। देश की सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन को समर्पित सरकार को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी में पार्टी जीतती है, व्यक्ति नहीं जीतता है। और मैं फिर कह दे सकता हूं कि इस देश के नतीजे पार्टियों के पक्ष में आएंगे, व्यक्ति के पक्ष में नहीं है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल 16 को खुलेगा, लेकिन रुझान देश का किस तरफ है वो इससे स्पष्ट होता है। दिल बहलाने के लिए मतलब आप करिए जरूर, टीवी में चलाइए बहस, लेकिन असली तात्पर्य यही है कि लोगों ने जो वोट डाला उसके आधार पर जब निर्णय आएंगे तब आएंगे। जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है वो होता है और इसलिए सारे एग्जिट पोल्स उस रुख की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनके अनुमान चाहे सही ना हो, लेकिन रुख स्पष्ट है। दिल्ली में मोदी जी की सरकार ये तो अब किसी को भी ये भाग्य देश का कोई बदल नहीं सकता है। और जो दुर्भाग्य था, जो कांग्रेस यूपीए अब चली जाएगी। जो भी सक्सेसर आएगा गुजरात को आगे ले जाने के लिए आएगा और उचित समय पर उचित निर्णय इसका होगा। At times it's very difficult to accept the reality. But if they don't accept the reality of the exit poll, they'll have to accept the reality on the 16th. नमस्कार, बड़ी खबर में मोदी मिशन। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसी होगी, अटकलें गर्म है। एग्जिट पोल्स मोदी की सरकार बनवा रहे हैं। 16 मई तक इंतजार करना होगा कि बहुमत की सरकार होगी या जोड़ तोड़ की। एक वो तबका भी है जो मोदी की सरकार बनने पर ही सवाल उठा रहा है, लेकिन इस सब के बीच ये देखना खासा दिलचस्प है कि मोदी की टीम कैसी होगी। आज मोदी गुजरात में हैं। अहमदाबाद में आज शाम विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अहम है। माना जा रहा है कि इस पर मोदी राय सुनेंगे। 1 महीने पहले तक आनंदीबेन पटेल का नाम सबसे आगे था। अब आखिरी चरण के मतदान समाप्त होने पर अमित शाह का नाम भी जुड़ गया है। 2 दिन पहले राज्य के मंत्री नितिन पटेल ने कहा था कि अगर पार्टी चाहे तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अब चुप हैं। शाम की बैठक का एजेंडा उन्हें पता नहीं। सौरभ पटेल का नाम भी है जिनका काम मोदी को पसंद है। फहरिस्त और भी लंबी है, देखना होगा कौन सा नाम उभर कर सामने आता है। इससे भी ज्यादा दिल्ली में सरगर्मी बढ़ गई है। शनिवार को मोदी दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय गए थे। मोहन भागवत से मुलाकात की थी। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह तो 2 बार गए। वे कह चुके हैं कि सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये खबर भी चली कि नितिन गडकरी अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। वे आज सुबह राजनाथ सिंह से मिले और दोपहर में लाल कृष्ण आडवाणी से भी मिले। मुरली मनोहर जोशी ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर 15 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के जल्दबाजी में नियुक्तियों पर सवाल उठाए थे। बीजेपी खेमे में चर्चा थी, क्या जोशी जी एक बार फिर से एचआरडी मिनिस्ट्री के लिए अपने को पोजीशन कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी सरकार में तो शामिल नहीं हो, लेकिन क्या वो एनडीए के अपने कार्यकारी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे? फिर बीजेपी के संसदीय दल में अब तक अध्यक्ष रहने पर उनका अब क्या हैसियत रहेगी? कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को सरप्राइजेस देना पसंद है। मंत्रालय में कौन कौन हो या फिर कौन नए चेहरे हो, आई तो जानकारों से समझते हैं बड़ी खबर में बीजेपी के अंदर की हलचल को। तो खास मेहमान हमारे साथ कौन है बता दें आपको। फिलहाल आज हम बता दें हमारे साथ बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर मौजूद हैं, मीम अफजल साहब नेता कांग्रेस, बलदेव शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, संघ में काफ़ी करीबी से जानते हैं, और साथ ही राजकिशोर तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग सवाल ये उठा रहे होंगे मीडिया में इतनी हलचल क्यों इतनी जल्दबाजी की, मोदी का मिशन क्या? लेकिन वाकई जानना बहुत दिलचस्प है लोगों के लिए कि नरेंद्र मोदी की आगे की जो टीम है उसका स्वरूप कैसा है? ऐसा है कि
मोदी, आपने गलत आदमी को पूछा, बुलाया। मुझे ये कल्पना नहीं थी कि आप इस पर चर्चा कर रही है, क्योंकि पहले तो यानी मैं अगर प्रमुख हूं तो पहला तो नियम यही रहेगा कि ऐसी चीजें जब घोषित करनी है, ऑफिशियली घोषित करनी है, तब तक कुछ नहीं बोलना है। रणनीति पहले यही है कि होने के पहले कुछ नहीं बताना है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बेसब्री पार्टी के अंदर होगी, पार्टी के जो बाहर हम लोग मौजूद हैं उनमें भी है, और आप सही कह रहे हैं, शायद जल्दबाजी भी है। और ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत में कह दिया कि 16 तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज जो गुजरात में बैठक हो रही है, उस पर कहा जा रहा है कि भाई डिस्कशन ये हो रहा है कि मोदी जी राय लेंगे, सुनेंगे सबकी विधायकों की कि कौन अगला सीएम होगा, नाम कई भी हों। आप कैसे ले रहे हैं वहां की जो वहां पे बैठक हो रही है उसको? देखो, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को होता है, और इसलिए केंद्रीय पार्लियामेंट की की बैठक होगी। तो अभी तो ऐसी कोई बैठक तुरंत तय नहीं है। और दूसरी बात है, आज बुलाया, मोदी जी ने सब साथियों के साथ बात की है, क्योंकि निश्चित रूप से 16 तारीख से पूरा ध्यान दिल्ली में जो हो रहा है उस पर रहेगा। और इसलिए जैसे वहां के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर जी ने कहा कि उचित समय पे इसके बारे में निर्णय होगा, और जैसे मैंने कहा कि ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता है, तो जैसे ही होगा आपको तुरंत बता दिया जाएगा, उसमें जरा भी देरी नहीं करेंगे। ठीक है जावड़ेकर जी, कार्यक्रम को बढ़ाते। मीम अफजल साहब, जब मैंने शुरुआत की आप मुस्कुरा रहे थे। आज कांग्रेस में भी पीएम ने अपना गुड बाय संदेश दिया लोगों को, उन्होंने भी आज अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक की है। आपकी आज की प्रतिक्रिया? देखिए, जहां तक प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का ताल्लुक है, वो अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं और उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए एक फेयरवेल हुआ, उसमें कोई खास बात नहीं है। सोनिया जी ने भी एक पार्टी की है, उसके अंदर उनको फेयरवेल दिया जा रहा है, चूंकि वो संन्यास ले रहे हैं सियासत से, इसलिए कोई अहम बात इसको इस तरह से नहीं कह सकते। एक 10 साल तक उन्होंने इस देश को चलाया है, और ऐसे आदमी को अगर फेयरवेल दिया है उस पर कोई मेरे ख्याल में कमेंट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। और अभी जो आपने जावड़ेकर साहब से सवाल पूछा, वो वाकई उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था। वजह ये कि आज सुबह से टीवी चैनल्स यही बता रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए गए हैं, कई नाम भी आ रहे हैं लेकिन आगे क्या होगा। लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही ये तय करता है कि चीफ मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि नरेंद्र मोदी जी के काम करने का जो ढंग है, वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्टी प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स, अडवाणी जी जैसे, और मोदी हमारे मुरली मनोहर जोशी जी जैसे लीडर जो बड़े सीनियर लोग हैं, उनकी कोई ज्यादा पार्टी में अब कोई हैसियत नहीं है। जो कुछ है, एक ही शख्स है, उसी के नाम पर चुनाव लड़ा है, उसी पर सारी पब्लिसिटी का दारोमदार रहा है, उसी पर पूरा दांव खेला गया है। तो ये बिल्कुल तय है कि वो अपने अंदाज से काम करते हैं, और जिस तरफ वो जा रहे हैं उसके बारे में मुझे कहना अच्छा नहीं लगेगा। वो वही है जो डिक्टेटरों वाला तर्ज अमल होता है कि जो कहते हैं वो फाइनल होता है। ये सब तो बात की बातें हैं। जब जहां तक इनकी जल्दबाजी की बात है, मेरा ख्याल है आपका कमेंट काफी है कि ये लोग ना सिर्फ ये जल्दबाजी में हैं बल्कि हड़बड़ी में हैं, बल्कि कहना चाहिए कि इतनी जल्दबाजी में है को थोड़ा लोगों को अटपटा लग रहा है कि भाई अभी 16 तक तो इंतजार कर ही लेते, बाकी इतनी भागदौड़ की क्या जरूरत है। डिसाइसिवनेस ये भी है। मुझे बताया जा रहा है मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, जो नरेंद्र मोदी की नई टीम या कौन कौन लोग उनके साथ जुड़ेंगे, इस पे तो चर्चा गर्म है। आपने भी आज एक आर्टिकल लिखा है। फिलहाल अगर आप मुझे ये बता सकें कि गुजरात में इस समय किस तरह की हलचल है, हालांकि जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर चर्चा हो रही है। जी अखिलेश। निधि, जो बैठक आज हो रही है, जो विधायकों से मुलाकात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो कोई नया नेता चुनना है, मुख्यमंत्री चुनना है, इसके लिए बैठक नहीं है।
बल्कि जो बीजेपी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक रूटीन बैठक है जो हर मंगलवार को नरेंद्र मोदी विधायकों से करते हैं। जहां तक रही बात नए मुख्यमंत्री की, जाहिर सी बात है कि अभी ये तमाम जो चीज़ें हैं ये काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, क्योंकि 16 मई के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या वो दिल्ली आएंगे और क्या वहाँ पर वैकेंसी होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि राजनीति में तमाम तरह की जो संभावनाएं होती हैं उन पर भी चर्चाएं होती हैं, उन पर भी अटकलें लगती हैं और पार्टी के भीतर भी चर्चाएं होती हैं। जो चर्चाएं हैं, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी का प्लानिंग है, जो उनकी फॉरवर्ड प्लानिंग है, जो उनकी टीम की प्लानिंग है, उसकी काफी प्रशंसा की गई इन चुनावों में। तो अगर 16 मई को जिस तरह से एग्जिट पोल्स बता रहे हैं या जिस तरह से बीजेपी खुद सोच रही होगी, अगर वो बड़ी पार्टी के तौर पे बनेगी, उनकी सरकार होगी, तो गुजरात का तो निपटारा वो पहले ही कर लिया होगा उन लोगों ने। राजकिशोर जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नरेंद्र मोदी इतना अहम फैसला कि उनका गुजरात किसके हाथ में वो सौंपेंगे, 16 मई तक छोड़ेंगे, वो तो डिसीजन तो पहले ही ले लेंगे शायद? बिल्कुल निश्चित रूप से। जिस तरीके से आप अगर देखें तो नरेंद्र मोदी ने कोई 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 महीने पहले कोई प्लानिंग तैयार नहीं की थी। उनकी योजना बहुत पहले से थी और उनको मालूम था कि उनको क्या करना है, उसके अनुरूप उन्होंने अपनी गोटियां उसी समय से सेट करना शुरू कर दिया था। तो निश्चित रूप से गुजरात जहां से वहां आते हैं वहां उन्होंने अपने लिए उत्तराधिकारी तलाश रखा होगा। शायद अमित शाह पर कुछ केस ना होते तो ये जानना बहुत मुश्किल ना होता कि वहां पर उनका उत्तराधिकारी कौन बनने जा रहा है। लेकिन अगर वो दिल्ली में आते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल है और जिस तरीके की हवा चल रही, तो ऐसा तो लगता है कि राजग की सरकार बनने जा रही है। अगर उस स्थिति में वो यहाँ पर आते हैं तो निश्चित रूप से उनके पास वहां पर कोई ना कोई शख्स है जिस पर वो अपने पहले से फैसला कर चुके होंगे। रही बात पार्लियामेंट्री बोर्ड की, तो ठीक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो आपको मालूम है कि वहां पर फैसले इस समय ठीक है, पूरी पार्टी ने कह दिया कि इनको चुनना है तो उन्हीं को चुनना है। और अगर आप याद रखें कि वहां पर अध्यक्ष चुनने से लेकर टिकट देने तक का जो फैसला होता है वो नरेंद्र मोदी खुद करते रहे हैं। तो जब वो सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रहे हैं, जैसी की संभावना जताई जा रही है, तो निश्चित रूप से लोग उनके साथ ही हमें वो सवाल आ जाता है, जैसे कांग्रेस कहती है, मीम अफजल साहब ने डिक्टेटर वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन जब कांग्रेस का भी कोई मुख्यमंत्री चुनना होता है तो वो भी यहीं से फैसला लिया जाता है। कौन फैसला लेता है ये सबको पता होता है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, अभी जो सबसे हालिया फैसला है वो कर्नाटक का है, सिद्धरमैया जी का फैसला है। वहां पर तमाम दावेदार हो रहे थे और यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धरमैया को बनना चाहिए। उसके वाजिब कारण भी थे उनके पास कि जब वो लाए थे, मतलब उनके पास तर्क था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फैसला गलत था, सही था, वो पार्टी का प्रेरोगेटिव है। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि नरेंद्र मोदी के मामले में और भारतीय जनता पार्टी के मामले में, नरेंद्र मोदी ने जैसे चाहा वैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कराया और उन्होंने अपनी शर्तों पर काम तब किया जब उनके पास पद यहां देश पे नहीं था। अब जब माना जा रहा है कि वो पूरी पार्टी को, और जैसा कि उन्होंने पूरा अभियान भारतीय जनता पार्टी का अपने कंधों पर उठाया, और इसमें आप भी पूरा देश घूम कर आई हैं, हम भी पूरा देश घूमे, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जो भी वोट पड़ रहा था वो नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ रहा था। ठीक है, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही कार्यकर्ता में इतना ऊर्जा आई थी और जो संघ के स्वयंसेवक थे वो भी इस तरीके जुटे थे, संघ पूरी तरीके, तो संघ भाजपा सब एक साथ जुटकर, तो ये नरेंद्र मोदी जाता, नरेंद्र मोदी ने अपना क्रेज भी तैयार किया। बलदेव शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बलदेव जी, जब ये आखिरी चरण का मतदान समाप्त हो जाता है तो नरेंद्र मोदी दिल्ली में जो आरएसएस के प्रमुख पहुंचे हुए थे, मोहन भागवत जी, उनसे मुलाकात की। राजनाथ सिंह जी ने भी आरएसएस में जाके मुलाकात की। इन चुनावों में आरएसएस ने पूरा ग्राउंड वर्क किया है नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए। पूरे अपने पन्ना प्रभारी, जिस तरह का शब्द में पढ़ रही थी, एक एक पन्ना जो प्रभारी है आरएसएस में, उन्होंने काम संभाला। ऐसे में आरएसएस जो ये बैठक मुलाकातें हुई, क्या क्या निकलकर उभर कर सामने आ रहा है, इसमें क्या क्या चर्चाएं हुई हैं? देखिए, वैसे तो खुले तौर पर राजनाथ सिंह जी ने खुद कहा है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने जो चुनाव में सहयोग किया उसका वो आभार व्यक्त करने गए थे। और दूसरी बात यह है कि जो संघ विचार परिवार है, भागवत जी उसके मुखिया हैं। तो एक इतनी बड़ी परिघटना देश में हो रही है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है, तो स्वाभाविक है कि सरकार बनने के बाद देश की इन परिस्थितियों में किस प्रकार की नीति लेकर काम करना चाहिए, जिससे कि सुशासन और विकास का जो वादा नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो पूरा हो सके और जनता में जो एक विश्वास का भाव जगा है कांग्रेस के पिछले 10 वर्ष के कुशासन से, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा असुरक्षा का मामला हो, इस सबको लेकर जनता में जो अविश्वास बना था
और जनता ने अब जो विश्वास दिखाया है कि स्थिर और एक सुदृढ़ सरकार बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दे सकती है, तो वो विश्वास कहीं खंडित न हो, इस तरह के कुछ प्रयास, इस तरह की कुछ योजनाएं, इस तरह के कुछ काम आगे किए जाएं। मुझे लगता है कि यही संघ की चिंता का विषय है और संघ की चिंता में इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि सरकार कैसे चलेगी। सरकार संविधान के अनुसार चलती है, प्रधानमंत्री जो भी बने वो संविधान के अनुसार देश का शासन चलाएगा, संघ उसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाता है। लेकिन संघ की चिंता केवल इतनी है कि देश की जनता में जो विश्वास जगा है देश के भविष्य को लेकर, वो विश्वास न टूटे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ऐसा काम करें कि उस विश्वास का संरक्षण हो सके। और संघ के कार्यकर्ताओं ने भी एक विश्वास को लेकर भूमिका निभाई है और बदलाव को लेकर भूमिका निभाई है, तो संघ के कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद है वो भी पूरी हो। जी, अखिलेश हमारे साथ हैं बने हुए। अखिलेश, आपने जो एक आर्टिकल लिखा, आपने उसमें लिखा है कि जिस तरह से आरएसएस से मिलने गए थे राजनाथ सिंह, वो सरकार में जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। जब आपसे बात की थी उन्होंने कहा था, जब मेरे से बात की थी उन्होंने यही कहा था कि मैं सरकार में शामिल नहीं होगा। लेकिन एक तबका ये जानता है और ये भी सोचे कि आरएसएस में कि वो सरकार में शामिल हों, उस लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? निधि, पहले तो वो जो बात गुजरात की हो रही थी मैं उसको पूरा कर दूं कि जहां तक गुजरात का सवाल है, मुझे इस बात की संभावना ज़्यादा लग रही है कि आनंदीबेन पटेल, जो कि इस वक्त गुजरात सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से हैं, वो नरेंद्र मोदी की स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो सकती है। इस बात की संभावना ज़्यादा है। इस बारे में जो भी फैसला होगा, जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी के कहने से या ना कहने से वो फैसला होगा। संसदीय बोर्ड उस बारे में अंतिम निर्णय करेगा और वो तस्वीर भी जल्दी साफ हो जाएगी। जहाँ तक राजनाथ सिंह का प्रश्न है, राजनाथ सिंह खुद ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो सरकार में शामिल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो होते हैं तो इससे सत्ता के 2 केंद्र बन जाएंगे। राजनाथ सिंह का जो भी टर्म है अध्यक्ष का, उसमें 2 साल बाकी हैं। लेकिन नितिन गडकरी की जिस तरह से विदाई हुई थी, जिन परिस्थितियों में हुई थी, उससे नितिन गडकरी का आत्मसम्मान तो काफ़ी हर्ट हुआ ही था, साथ ही संघ की भी छवि को काफ़ी धक्का लगा था, क्योंकि संघ के कहने से नितिन गडकरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए अब जबकि उनको क्लीन चिट मिल चुकी है आयकर विभाग की ओर से, तो वो कोशिश स्वाभाविक तौर पर करेंगे अपनी ओर से कि उन्हें अध्यक्ष पद की दोबारा दिया जाए, ताकि जो उनका खोया हुआ सम्मान है उसे वो हासिल कर सके। तो इसलिए ये एक पेच फंसा हुआ है और जाहिर सी बात है कि इस पर चर्चा चल भी रही है। आपने राजनाथ सिंह के लिए रक्षा मंत्रालय आपने लिखा हुआ है। जी हाँ, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो रायसीना हिल जिसको बोलते हैं, जिसको कि रायसीना टीला बोलते हैं, उस पर जो 4 मंत्रालय हैं, रक्षा, विदेश, वित्त और गृह, ये चारों जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माने जाते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बाद। तो जाहिर सी बात है कि इन 4 मंत्रालयों में कौन बैठेगा, इससे बड़ी तस्वीर साफ होती है। आपने और अखिलेश ये लिखिए कि जो गृह मंत्रालय है वो मोदी जी खुद अपने पास ही न रख लें। जी हाँ, इस बात की भी संभावना है निधि के गृह मंत्रालय खुद नरेंद्र मोदी अपने पास रखें। न सिर्फ गृह मंत्रालय बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, चाहे वो सरफेस ट्रांसपोर्ट हो या फिर जहाजरानी मंत्रालय हो, ये दोनों मंत्रालय भी नरेंद्र मोदी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका बेहद जोर है। एफडीआई का इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो अपने पास रख करके वो सीधे तौर पर इनकी निगरानी कर सकते हैं। तो इसलिए ये संभावना भी जताई जा रही है। अखिलेश, आप सुबह बनारस में थे, आप आए फ्लाइट लेकर और आपने हमें समय दिया, पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावड़ेकर जी, आपने अखिलेश को सुना, आप फिर भी कहें जल्दबाजी है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की प्लानिंग चलती है उस लिहाज से आज के डेवलपमेंट्स को, नितिन गडकरी सुबह राजनाथ सिंह से मिलते हैं, फिर लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने जाते हैं, कैसे ले इसे हम? यहाँ तो सबको मिल रहे हैं, अब नतीजा आने बाकी है 16 तारीख को। तो सब वरिष्ठ नेता है, हर एक के कुछ निश्चित रूपरेखा है हर एक के मन में, सरकार के बारे में हो, पार्टी के बारे में हो, तो वो आपस में चर्चा करते हैं कि 16 के बाद फिर दौड़ धूप ज्यादा बढ़ती है। तो ये 2-3 दिन है गृह पाठ के लिए। नहीं, वो अपने लिए कोई नहीं काम कर रहा है। हाँ। ये अपने लिए कोई सवाल नहीं है, ऐसा बीजेपी नहीं चलता है। और इसलिए ये कुल मिला के देश का रूपरेखा क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने अपने विचार है, एक दूसरे को मिल रहे हैं। चुनाव के बाद, प्रचार अभियान के बाद सभी नेता अभी 4 दिन केवल मुक्त फ्री है दिल्ली में, तो इसलिए वो एक दूसरे को मिल भी रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो यही चल रहा है। आप जितना विभागों को बंटवारा वगैरह कर रहे हैं, आप विभागों का बंटवारा वगैरह कर रहा है, शायद
मोदी जी ने भी नहीं किया है, तो इस पहल के लिए नहीं, शायद NDTV को आपके मन में कुछ शंका है। यहाँ पे जो लोग हैं उनके मन में शंका नहीं है। लोगों को ये लग रहा है कि चलिए सरकार अगर आ रही है तो जब ये नेता मिल रहे हैं तो क्यों एक दूसरे से इतना मिल रहे हैं। अखिलेश ने कहा मैं राजकिशोर जी को लाती हूँ, राजकिशोर जी को लेकर आती हूँ। राजकिशोर जी ये तो कह रहे हैं हमें 16 तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से नितिन गडकरी मिल रहे हैं कैसे समझे इसे? देखिए, निश्चित रूप से अभी प्रकाश जावड़ेकर जी जहां पर हैं उनको पॉलिटिकली करेक्ट रहना और जल्दबाजी करते दिखना भी नहीं है, वो ठीक ही कह रहे हैं अपनी जगह पर। लेकिन इन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एस्टीमेट है उसके हिसाब से ये 300 के आसपास जा रहे हैं, 290 से 300 के आसपास राजग जा रहा है। तो इस लिहाज से ये सरकार बना ही रहे हैं, अगर अपने इनके कैलकुलेशन से जो पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। अब आप आइए राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये दो जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है कि इनका क्या भविष्य होने वाला है। इसलिए क्योंकि इस पूरे चुनाव में जो जोड़ी रही है वो मोदी और राजनाथ सिंह की रही है, वो अध्यक्ष के तौर पर, वो चेहरे के तौर पर। राजनाथ सिंह की खासियत ये रही है कि उन्होंने कभी नंबर 2 की पोजीशन नहीं ली है। वो अध्यक्ष बने, उसके बाद उनको जब यहाँ पर डिप्टी लीडर लोकसभा में आने की बात हुई तो उन्होंने वो पद नहीं लिया था। अब क्या वो प्रधानमंत्री के अंडर में काम करेंगे? उन्होंने अपनी इच्छा जता दी है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं और संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि अब संघ, संगठन और नरेंद्र मोदी क्या तय करते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि उनको रहना। अगर मोदी जी कहेंगे कि आप आइए सरकार में, हाँ, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत अगर आग्रह होगा और दबाव होगा, उसको आग्रह या दबाव जो भी कहें, जो भी होगा उसको टाल पाना राजनाथ के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो उनको आना है, लेकिन ये आना है सम्मान के साथ आना है। प्रश्न ये है कि जो अभी बात कहे थे अखिलेश, जो आपकी और अखिलेश की चर्चा चल रही थी कि जो CCS की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी रायसीना हिल्स की जो चार पद हैं, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे गृह या रक्षा हो, कई बार अतीत में देखा गया है कि जब बहुत मेजॉरिटी की सरकार आती रही तो उन्होंने रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री भी नहीं बनाया है। इस तरीके के भी अनुभव रहे हैं। इस बार अभी कहा जा रहा है कि शायद वो गृह मंत्री नहीं बनाएंगे। तो प्रश्न ये है कि इतने मजबूत प्रधानमंत्री के बाद जो नंबर 2 की पोजीशन है, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर उसके पास कोई अधिकार ही ना हो। कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उनके पास एक संगठन होगा जहां पर वो काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और लोग उनको वहां पर रिपोर्ट करेंगे। ये कहा जा रहा है कि संघ ने ये कहा कि जो अहम मंत्रालय हैं वो बीजेपी के पास रहने चाहिए। वो जो अहम मंत्रालय हैं आप अपने सहयोगियों को ना दें। चलिए, एक मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि हमारी अगली सरकार कैसी होगी, कौन कौन शामिल होगा। हालांकि जावड़ेकर जी हमें बार बार यही कहेंगे कि हम जल्दबाजी करें, लेकिन फिर भी जो जनता है वो समझना चाह रही है, जानना चाह रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग तुरंत लौटते हैं और समझेंगे इसे। बने रहिए बड़ी खबर के साथ।